बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पुलिस वालों से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता। यह कहावत मऊगंज जिले में पुलिस ने साबित कर दी है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मऊगंज में भाजपा के विधायक हैं, लेकिन मऊगंज में पुलिस के द्वारा भाजपा जिला उपाध्यक्ष के साथ बदसलूकी हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि मऊगंज भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा की आंखों के सामने देखते ही देखते पुलिस ने कूट रचित तरीके से लूट का फर्जी अपराध दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में सुशासन की दुहाई देने वाली मोहन सरकार, मऊगंज विधायक, मऊगंज भाजपा जिला अध्यक्ष, मऊगंज पुलिस थाना में लूट का यह फर्जी अपराध दर्ज होने के बाद सवालों के घेरे में घिर चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि योजनाबद्ध तरीके से दर्ज कराई गई फर्जी लूट के इस मामले में सबने चुप्पी साध रखी है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब तक किसी भी नेता की जुबान से फर्जी लूट के मामले में जांच करने का नाम तक नहीं लिया गया। सबसे पहले आइए जानते हैं यह पूरा मामला क्या है। यह पूरा मामला एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। दरअसल सितंबर महीने में अपनिल कुमार मिश्रा निवासी धर्मपुरा की बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार युवक सुमित पांडे को चोट आई थी और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस घटना के बाद दिल्लू प्यासी की मध्यस्थता में बाइक सवार युवक और बस संचालक के बीच समझौता हुआ था, जिसमें बस मालिक के द्वारा युवक का उपचार कराने सहित बाइक के नुकसान की भरपाई करने की बात कही गई थी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बस संचालक दिल्लू प्यासी का रिश्तेदार था, जिसने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी बस को दिल्लू प्यासी की बाईपास स्थित दरबार ढाबा में खड़ी कर दिया। काफी समय बीत गया। जब दिल्लू प्यासी ने बस संचालक से पैसे की भरपाई करने के लिए कहा तो बस मालिक अपनिल मिश्रा ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पैसे देने के डर की वजह से बस संचालक लगभग 2 से 3 महीने तक अपनी बस को लेने के लिए नहीं पहुंचा और बाद में मऊगंज थाना प्रभारी राजेश पटेल के संपर्क में आकर बस संचालक ने कूट रचित तरीके से लूट की झूठी साजिश रची। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस ने बिना मामला दर्ज किए ही दिल्लू प्यासी को थाने बुलाकर लॉकअप में बंद कर दिया और बाद में योजना के अनुसार लूट का फर्जी मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले के बाद जब बाद में भाजपा जिला उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा को इस बात की जानकारी लगी तो वह मऊगंज पुलिस थाना पहुंचे। थाना प्रभारी राजेश पटेल से सवाल जवाब किया कि आखिर बिना मामला दर्ज किए गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, जिस पर राजेश पटेल ने विपिन मिश्रा के साथ भी बदसलूकी की। जिसके बाद इसकी जानकारी लगने के बाद मऊगंज भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। मऊगंज भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा और जिला उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा की आंखों के सामने पुलिस ने देखते ही देखते लूट का फर्जी अपराध दर्ज कर लिया। राजेंद्र मिश्रा आधे घंटे तक मऊगंज पुलिस थाना में बैठे रह गए और दूसरे कमरे में लूट के फर्जी अपराध की साजिश रची जा रही थी। राजेंद्र मिश्रा थाना में बैठे बैठे ही पुलिस ने लूट का फर्जी अपराध दर्ज कर लिया और एफआईआर लेकर उनके सामने आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि राजेंद्र मिश्रा जैसे लोग जो इतने बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने लूट के इस फर्जी मामले को लेकर एक शब्द तक नहीं बोला। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी ही सरकार में जब पुलिस द्वारा इस तरीके से फर्जी अपराध किया जा रहा था तो राजेंद्र मिश्रा की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस पूरे मामले को प्राथमिकता के साथ उठाना चाहिए और पीड़ित को न्याय दिलाना चाहिए, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्लू प्यासी को झूठे मामले में फंसाने की जानकारी जैसे ही उनके समर्थकों को लगी तो थाने के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। दिल्लू प्यासी के समर्थकों को लगा कि मऊगंज थाने में भाजपा जिला अध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर बैठे नेता आए हैं तो न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष ने फर्जी अपराध के संबंध में एक शब्द तक नहीं बोला। जब मीडिया ने रात में थाने आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष के साथ थाना प्रभारी ने बदसलूकी की है, इसलिए वह थाने आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ दिल्लू प्यासी की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है फर्जी अपराध की। आखिर पुलिस चाहे तो किसी को भी फर्जी अपराध में फंसा सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति दिल्लू प्यासी ही नहीं बल्कि दिल्लू खान भी हो सकता है, दिल्लू सिंह भी हो सकता है, दिल्लू गुप्ता भी हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्लू पटेल भी हो सकता है। जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो हमें कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले जो सीधे तौर पर यह बताते हैं कि मऊगंज पुलिस के द्वारा किस तरीके से इस फर्जी अपराध की साजिश रची गई। और जल्द ही हम अपने चैनल के माध्यम से मऊगंज पुलिस द्वारा रची गई इस फर्जी अपराध की साजिश का खुलासा भी करने जा रहे हैं। इस फर्जी अपराध के मामले में ना तो मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल बोलने को तैयार हुए, ना भाजपा जिला अध्यक्ष और ना कोई और नेता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस जिस पर चाहे उस पर मामला दर्ज कर सकती है? क्या पुलिस किसी को भी झूठे केस में फंसा सकती है? क्या जनप्रतिनिधियों की कोई जवाबदेही नहीं होती? क्या जनप्रतिनिधि सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या दिल्लू प्यासी को न्याय मिल सकेगा? फिलहाल इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें
में आधा अधूरा वीडियो दिखाकर मऊगंज थाना प्रभारी राजेश पटेल को बचाने की साजिश भी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मऊगंज थाने के भीतर का यह वीडियो आखिर सार्वजनिक कैसे हो सकता है। इसके संबंध में जब हमने मऊगंज भाजपा जिला उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने इस पर कई बड़े खुलासे किए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर विपिन मिश्रा का क्या कहना है। एक फर्जी अपराध का मामला जो है इन दिनों खूब सुर्खियों में है। आप मऊगंज थाने जाते हैं, यह पूरा मामला क्या था? 13 तारीख को 3-3:30 बजे करीब मुझे दिल्लू पयासी के द्वारा फ़ोन आता है कि थाना प्रभारी ने मुझे थाना बुलाया है, और उसके 2-4 मिनट बाद फिर फ़ोन आता है उसके एक साथी का कि दिल्लू पयासी को टीआई साहब ने लॉकअप में बंद कर दिया है, अब थाने आ जाइए। दिल्लू पयासी मेरा पारिवारिक मित्र भी है और मैं उसका अधिवक्ता भी हूँ। अधिवक्ता के नाते मैं थाने जाता हूँ और मैं थाने जाके देखता हूँ कि दिल्लू पयासी को अंडरवियर में टीआई साहब लॉकअप के अंदर बंद किए हुए थे। मैंने वहाँ के मुंशियों और पुलिस वालों से जानना चाहा कि किस अपराध में बंद किया, तो उन्होंने कहा कि आप टीआई साहब से बात कर लीजिए। मैं टीआई साहब के चैम्बर में जाता हूँ, टीआई साहब से पूछता हूँ विधिवत तरीके से, उससे नमस्कार किया, उनके बैठा जाके। मैंने कहा टीआई साहब किस मामले में दिल्लू पयासी को बंद किए हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ देर में जानकारी हो जाएगी। मैंने कहा टीआई साहब कुछ देर में मतलब कि क्या अपराध कायम कर लिया आपने? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बताऊँगा, कुछ देर में बताऊँगा, अपराध कायम हो जाएगा तब। मैंने कहा कि जब तक कायम नहीं हुआ है तो फिर क्यों लॉकअप किए हैं आप उसको? अगर अपराध कायम है तो कर दीजिए लॉकअप, जब अपराध ही नहीं कायम है तो किस बात के लिए लॉकअप किए हैं? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 साल से कम के किसी भी अपराध में आप किसी भी आरोपी को जेल के अंदर लॉकअप के अंदर नहीं बंद कर सकते, उसको वहीं से आपको जमानत देनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि इतना गंभीर अपराध तो इसने किया ना होगा कि 302 या 307 किया हो तो आप इसको बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं बना लूँगा, मैं कर लूँगा, कैसे क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अधिवक्ता की हैसियत से कि आखिर किसी कारणवश ने आप इसको बंद किया होगा, कोई इसका प्रमुख कारण रहा होगा, कोई अपराध किया होगा। तो टीआई साहब ने मेरे साथ व्यवस्था करनी शुरू कर दी और मुझे ही गाली गलौज दी, मुझे माँ बहन की गाली दी और अपने कुर्सी से उठकर मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का मारते हुए अपने चैम्बर से बाहर कर दिया। ये कॉलर पकड़ने की जो बात सामने आ रही है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में भी है। मैंने घटना के बाद जब एसडीओपी मैडम और वरिष्ठ अधिकारी और पहुँचे थे तो मैंने सबके सामने यही कहा था कि आप सीसीटीवी फुटेज चालू करा लीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें घटना क्या, वास्तविकता क्या है इस घटना की। जी, तो एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि आप थाना प्रभारी के केबिन में घुसते हैं और कुछ उसमें अभद्र भाषा भी सुनाई दे रही है, उसके संबंध में क्या कहेंगे आप? ये आधा अधूरा और निराधार वीडियो है। ये पूरा वीडियो नहीं है। ये वीडियो तब का है जब टीआई साहब ने मुझे भद्रता करके अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था, गाली गलौज करके। तब मैंने अपने अधिवक्ता साथियों को सूचना दी थी। सूचना मिलने पर हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव और अधिवक्ता साथी पहुंचे थे। वो लोग तब टीआई साहब से ये जानना चाह रहे थे उनके चैम्बर में जाके कि टीआई साहब आपने ऐसा क्यों किया। ये तब का अधूरा वीडियो है। तब मैंने गाली नहीं दिया था, मैंने केवल अपने साथियों को बताया था कि टीआई साहब ने मुझे इस लहजे में मुझसे बात की है। ये अधूरा वीडियो जारी किया जा रहा है, वो टीआई साहब द्वारा जारी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारी दस्तावेज है वो, और सरकारी दस्तावेज को टीआई साहब ने वायरल करा दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है। सरकारी दस्तावेज को वायरल नहीं कर सकते, या तो सूचना के अधिकार में आप उसको दे सकते हैं कोई मांगे तो, या तो आपके सीनियर ही दे सकते हैं, आप उसको आम जनमानस में प्रसारित नहीं करा सकते। टीआई साहब अपने अपराध से बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है मेरे साथ, उन्होंने धक्का मुक्की और गाली गलौज की है, इससे बचने के लिए अपने बचाव में आधा अधूरा वीडियो प्रसारित कराया है। मेरा तो यह आग्रह और यह मांग भी मेरी कि पूरा वीडियो प्रसारित किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब का वीडियो प्रसारित किया जाए जब मैं थाने पहुंचा हूं, तब से लेकर लास्ट तक का वीडियो प्रसारित किया जाए। जी, क्यों आधा अधूरा वीडियो प्रसारित किया जा रहा है? जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या यह फर्जी अपराध था पूरी तरह से? पूरी तरह से फर्जी अपराध था, क्योंकि वो गाड़ी 4 महीने 3 महीने से ही खड़ी है और उसके ड्राइवर ने और कंडक्टर ने कोई भी अपराध दर्ज नहीं कराया है। पुलिस द्वारा उसके मालिक पर दबाव बनाकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। और जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे दिल्लू पयासी ने स्वयं बताया, जिससे इन्होंने रुपये कि टीआई साहब मुझसे 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। मेरे पास 20,000 रुपये नहीं थे तो मुझे उन्होंने बंद कर दिया। तो ये तो पूरा फर्जी अपराध है, इसमें तो लूट का कोई मामला बनता ही नहीं था। टीआई साहब ने क्यों कर दिया, किसके दबाव में कर दिया, और जिस तरह का टीआई साहब का व्यवहार, उनकी भाषा शैली थी, उससे यह लग रहा था कि टीआई साहब किसी बहुत बड़े दबाव में हैं। वो कौन सा दबाव है, कैसा दबाव, इस बारे में कुछ नहीं जानता। जी,
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मऊगंज थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं होती है, मऊगंज जिले में जो है किसी की शिखा कट जाती है, ऐसे कई गंभीर मामले सामने आते हैं, लेकिन पुलिस उसमें तत्परता के साथ कार्रवाई नहीं करती। लेकिन आखिर दिल्लू प्यासी वाला जो ये मामला था, इसमें ऐसी क्या पुलिस को आन पड़ी कि पुलिस को इतनी सक्रियता के साथ, इतनी तत्परता के साथ कार्रवाई करनी पड़ी? क्या कोई राजनीतिक ताकत भी इसमें काम कर रही है? मैंने ये सवाल टीआई साहब से किया था और मैंने टीआई साहब से ये भी कहा था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो प्रसारित हो जाए। मैंने टीआई साहब से कहा है थाने में कि टीआई साहब, इसके पहले एक चोरी की घटना लेकर मैं स्वयं गया था, तब यहाँ हमारे साथ एक अर्जुन पटेल भाजपा के नेता हैं, वो भी हमारे साथ में थे। हमने कहा टीआई साहब, मैं आपके पास थाने आया था, मैंने आवेदन दिया था कि मेरे घर में मेरे खेत में मेरे चोरों ने मेरे मोटर का तार ही काट लिया है 1100 मीटर, उसकी रिसीविंग है मेरे पास। मैंने कहा टीआई साहब, मैंने आवेदन दिया है, इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीना पहले, उसके पहले यहाँ एक भाटी मोड़ में कुछ लोगों के साथ एक आदमी ने 3-4 लाख रुपए की ठगी कर ली, उसका भी मामला था। मैंने कहा ये 2 मामले मैं आपके पास लेकर आया था। तो टीआई साहब मुझसे उस समय बोलते हैं, उसी दिन बोलते हैं कि चोरी ऐसी कोई घटना होती ही नहीं है, तार चोरी कोई चोरी है, छोटी चोरी है ये, इसमें कुछ नहीं होगा। हमने कहा ठगी भी हुई है, तो उन्होंने कहा ये कोई घटना नहीं मेरे लिए मायने रखती हो। हमने कहा आपके लिए बड़ी घटना क्या है? चोरी आपके लिए बड़ी घटना नहीं है, ठगी आपके लिए बड़ी घटना नहीं है, तो एक फर्जी अपराध में दिल्लू प्यासी को बंद कर देना, ये कौन सी बड़ी घटना है? मैं ये जानना चाह रहा था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी भद्रता से बात की, गाली गलौज की, धक्का मुक्की की। तो मैं तो कहता हूँ कि पूरा वीडियो प्रसारित हो जाए। जब से मैं गया हूँ 3 बजे से लेके 8 बजे रात तक पूरा वीडियो प्रसारित हो, और मैं जानना चाहता हूँ कि किसके आदेश पर, यह सरकारी दस्तावेज है, लोक दस्तावेज है, इस दस्तावेज को किसके आदेश पर प्रसारित किया गया? यहाँ पर एक मैं रोकना चाहूँगा आपको कि जिस आईडी से ये वीडियो वायरल किया गया, जिस फेसबुक आईडी से वीडियो वायरल किया गया, उसमें प्रदीप पटेल के नाम से आईडी है और उसमें मऊगंज विधायक के वीडियो पड़े हुए हैं। तो क्या कौन, आपके हिसाब से कौन वीडियो वायरल कर सकता है? कैसे ये जो है उस आईडी में ये वीडियो कैसे चला गया? क्या कहना चाहिए? इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं ये जानता हूं कि ये हो सकता है कि प्रदीप पटेल जी, हमारे माननीय विधायक जी को बदनाम करने के लिए साजिश हो सकता है कि लोगों ने उनके नाम का इस्तेमाल किया हो और साजिश के तहत यह वीडियो वायरल कराया हो। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस विषय पर मैं माननीय विधायक जी से बात करने के बाद ही आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ। जी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम है संजय। इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।